नमस्कार, मैं गोविंद कुमार मीणा, केंद्रीय विद्यालय जैतपुर। इस वीडियो में हम क्लास 10th के चैप्टर फर्स्ट द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का सेकंड पार्ट स्टडी करेंगे। पहले पार्ट का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो अभी तक जो हमने स्टडी किया है वो स्टडी किया है व्हाट इज एन नेशन एंड नेशनलिज्म। सेकंड टॉपिक हमने द फ्रेंच रिवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन, और जो थर्ड टॉपिक था हमारा द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, इसको हमने स्टडी कर लिया है। यानी कि हमने अभी तक 1815 से लेके 1830 की जो हिस्ट्री है यूरोप की, वो हमने नेशनलिज्म के लिए स्टडी कर लिए। जैसे उसमें पहला टॉपिक हमारा नेशनलिज्म था, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। उसके बाद सेकंड टॉपिक हमने जो फ्रेडरिक शेरियो के द्वारा जो पेंटिंग बनाई गई थी फ्रेंच आर्टिस्ट के द्वारा, उसको स्टडी किया था। उसके बाद हमने द फ्रेंच रिवोल्यूशन जो हुआ था, फ्रांस की क्रांति हुई थी, और उससे जो आइडियाज़ जो आए थे, जो फ्रांस के रिवोल्यूशन के बाद जो रिफॉर्म यूरोप की सोसाइटी में आए थे, पॉलिटिकल सिस्टम में आए थे, उसको हमने स्टडी किया। उसके बाद हमने जो नेपोलियन बोनापार्ट का जो राइज होता है 1799 से लेके 1815 तक जो उसका फ्रांस में रूल होता है, उसको स्टडी किया। उसके द्वारा जो सिविल कोड लाया गया 1804 नेपोलियन कोड जिसे कहा जाता है, उसको हमने स्टडी किया, है ना, किस प्रकार से उसने रिफॉर्म किए पूरे यूरोप में। उसके बाद जब नेपोलियन की हार हो जाती है, तो हार होने के बाद जो जीतने वाले जो देश होते हैं, ऑस्ट्रिया, परसा, जर्मनी, इंग्लैंड, इनके द्वारा एक नई व्यवस्था स्थापित की जाती है जिससे एरिस्टोक्रेसी वापस मजबूत हो जाती है। तो एरिस्टोक्रेसी को हमने स्टडी किया। एरिस्टोक्रेसी कौन है? वही क्लास है जो शुरू से डोमिनेंट क्लास थी यूरोप की सोसाइटी में, पावरफुल लोग थे, एक प्रकार से राजा महाराजा जो हुए हैं। इसके अलावा द न्यू मिडिल क्लास को हमने स्टडी किया। न्यू मिडिल क्लास जो था वो ट्रेडर्स थे, बिजनेसमैन थे, ठीक। इसके बाद हमने जो लिबरल नेशनलिज्म को देखा, तो जो लिबरल नेशनलिज्म किसकी बात करता है? वो बात करता है फ्रीडम की, इक्विलिटी की, कानून के शासन की। वो बात करता है सभी को वोटिंग राइट और सफरेज जो है, इस प्रकार की आइडियोलॉजी को भी हमने इससे पहले वाले वीडियो में स्टडी किया। इसके अलावा इकोनॉमिक फ्रीडम की बात करता है लिबरल नेशनलिज्म। इसके बाद हमने जो न्यू कंजर्वेटिविज्म को देखा 1815 के बाद। तो देखो, जब नेपोलियन की हार होती है तो जो वियना है, ऑस्ट्रिया की कैपिटल है अभी, वहाँ पे एक ट्रीटी होती है 1815 में। इसे वियना कांग्रेस भी कहा जाता है, जिसको होस्ट करता है चांसलर ड्यूक मैटरनिक, जो कि ऑस्ट्रिया जो है ना, उसका चांसलर होता है। और इसमें ब्रिटेन, रशिया, परसा, ऑस्ट्रिया आते हैं, है ना। तो वापस जो पुरानी डायनेस्टीज होती है अलग अलग देशों में, उनको वापस इस्टेब्लिश कर देते हैं। और नेपोलियन रिफॉर्म, जो नेपोलियन के द्वारा जो जितने भी मोनार्क हैं उनको हटाया जाता है, उनको वापस इस्टेब्लिश कर देते हैं। अब देखो 1815 से लेके 1830 तक की जो हिस्ट्री है ना, हमने इससे पहले वाले वीडियो में स्टडी की थी। अब 1830 से जो हिस्ट्री है यूरोप में, नेशनलिज्म इन यूरोप, वो 1830 के बाद का भी इस वाले वीडियो में आगे स्टडी करेंगे, है ना। तो इसके अलावा रिवोल्यूशनरीज़ के बारे में हमने इससे पहले वाले वीडियो में स्टडी किया था कि किस प्रकार से जो रिवोल्यूशनरीज़ थे वो अंडरग्राउंड हो जाते हैं और यूरोप में जो क्रांति, जो विचार है लिबर्टी का, इक्विलिटी का, इसको वो पूरे यूरोप में स्प्रेड करते हैं, ठीक। अब इसके बाद हमने मैजिनी को भी देखा था इससे पहले वाले वीडियो में। अब देखो, जो हमारा फोर्थ टॉपिक है ना, यहाँ से हम वापस जो इस वीडियो है इसमें उसको स्टडी करेंगे। तो इसमें हमारे जो मेनली जो टॉपिक होंगे, द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस होगा फोर्थ टॉपिक जो हमारा है उसमें। इसमें द रोमांटिक इमेजिनाइजेशन एंड नेशनल फीलिंग होगी। इसके अलावा हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर जो रिवोल्ट है वो होंगे। और फ्रेंच रिवोल्यूशन, जो सेकंड फ्रेंच रिवोल्यूशन होता है 1848 में, उसको स्टडी करेंगे। तो हमारे टोटल ये टॉपिक हमारे इसमें रहेंगे। इसके अलावा द रिवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स का होगा। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट को हम इसमें स्टडी करेंगे। इसके अलावा जो रोल ऑफ वुमेन इन नेशनलिस्ट मूवमेंट इन यूरोप, महिलाओं का जो योगदान है, इसको हम पूरे वीडियो में स्टडी करेंगे, ठीक। तो इसमें हम ये टॉपिक स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं द एज ऑफ रिवोल्यूशंस। देखो, जैसा मैंने कहा कि इससे पहले वाली वीडियो में हमने जो यूरोप की हिस्ट्री है ना, वो 1850 तक पढ़ी है। 1850 से लेके 1830 की जो हिस्ट्री है ना यूरोप की, उसको हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है द एज ऑफ रिवोल्यूशंस। तो देखो, 1815 से 1830 तक
यूरोप में मैटरनिक की व्यवस्था चलती है, यानी मैटरनिक सिस्टम चलता है। जिस प्रकार से मैटरनिक जो इस्टेब्लिश करता है ना यूरोप के अंदर, वही चीज़ें चलती है, यानी मोनार्की चलती है। लेकिन जो कंजर्वेटिव पावरफुल रहते हैं पूरी तरीके से इस पूरे टाइम पीरियड में, लेकिन 1830 के बाद वापस फ्रांस में चेंज आते हैं, यानी फ्रांस में व्यवस्था बदलती है। यानी कि जो बुर्बोन डायनेस्टी है ना, उसको हटा के वहाँ पे जो फिलिप नया शासक बनता है ना। एक प्रकार से देखा जाए तो जो लिबरल नेशनलिस्ट होते हैं, जो डिमांड करते हैं ना भाई इक्विलिटी होनी चाहिए, ट्रेड बिजनेस फ्रीडम होना चाहिए, ये सब चीज़ों की जो मांग करते हैं लिबरल्स, तो वो क्या करते हैं, एक प्रकार से वहाँ पे क्रांति करते हैं और फ्रांस में वापस चेंज आते हैं। और ये क्रांतिकारियों के द्वारा जो सपोर्ट किया जाता है फ्रांस के अंदर, तो वहाँ पे सत्ता में परिवर्तन हो जाता है। तो देखो जो पहला विद्रोह है ना, यानी पहला जो रिवोल्ट होता है फ्रांस के अंदर, वो शुरू होता है जुलाई 1830 में। और जो बुर्बो राजवंश था, जो बुर्बोन डायनेस्टी थी ना 1815 में वापस, जिसको मैटरनिक के द्वारा व्यवस्था के द्वारा या फिर वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस की राजगद्दी में वापस बिठाया था, उसको वापस उखाड़ के फेंक दिया जाता है। अब फ्रांस में एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनती है, जिसका अध्यक्ष कौन होता है, लुइस फिलिप्स। अब देखो इसी मामले को लेके जो मैटरनिक है ना, तो ये बोलता है कि जब भी फ्रांस में कोई चेंज होता है तो उसका असर पूरे यूरोप में होता है। तो मैटरनिक जो है वो कहते हैं कि व्हेन द फ्रांस स्नीज द रेस्ट ऑफ यूरोप कैच कोल्ड, यानी जब फ्रांस छींकता है तो सारे यूरोप को जुकाम हो जाता है। तो 1830 में 1830 की जो जुलाई में जो चेंजेस होते हैं, यानी जो बुर्बोन डायनेस्टी को हटाया जाता है यूरोप में से, तो इसका असर यूरोप के बाकी देशों में भी दिखता है, जैसे पोलैंड हुआ या फिर ऑटोमन एम्पायर हुआ या फिर आयरलैंड हुआ, यहाँ पे भी इसका असर आराम से मतलब उसी तरीके से दिखता है जैसा फ्रांस में होता है। तो ये जो देश है जर्मन, पोलैंड, आयरलैंड, ऑटोमन एम्पायर या फिर एक प्रकार से जो ग्रीक है, वहाँ पे भी लोग अपनी आज़ादी की बात करने लग जाते हैं, मोनार्क को हटाने की बात करते हैं, जिस प्रकार से फ्रांस में हटते हैं। तो देखो सबसे पहले जो द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले तो जो ग्रीक है ना वो कहाँ पे है, तो जैसे ये यूरोप का मैप है, ये वाला यूरोप का मैप है ना, इस यूरोप के मैप में बिल्कुल साउथ की तरफ देखो, एक बार यूरोप का मैप देख लेते हैं। ये यूरोप का मैप है, ये वाला यूरोप का मैप है ना ये। तो ये बिल्कुल जहाँ इसको एशिया माइनर भी कहते हैं, यहाँ से एशिया की बाउंड्री टच होती है ये जगह, यहाँ पे ग्रीक है, ग्रीस यहाँ पे एक देश है, ये लोकेशन हो गई इसकी। तो यहाँ पे क्या हुआ कि 15th सेंचुरी से जो ग्रीस था ना, ये वाला पार्ट, ये जो तुर्की है ना इसके अधीन था। और तुर्की का पहले का जो नाम था ना वो था ओटोमन एम्पायर। क्या था इसका नाम, ओटोमन एम्पायर। तुर्की का पुराना नाम क्या था, ओटोमन। अब जो ओटोमन एम्पायर है ना उसकी टेरिटरी यहाँ तक थी, यानी कि एक प्रकार से तुर्की में तो था ही सही शासन, इसके अलावा ये जो पूरे रीजन है ना इसमें भी इसी का शासन था। इजिप्ट, लीबिया, इनमें भी किसका शासन था, ओटोमन एम्पायर का। तो 15वीं शताब्दी से 15th सेंचुरी से जो ग्रीस था ना वो किसका पार्ट था, वो था यूरोप, एक प्रकार से किसका, ओटोमन एम्पायर का। लेकिन जिस प्रकार से फ्रांस के अंदर रिवॉल्यूशन होता है, जिस प्रकार से यूरोप में जो नेशनलिज्म की फीलिंग आती है, तो उसका असर ग्रीक के अंदर भी आता है। जो ग्रीस कंट्री है ना उसके अंदर भी उसका असर आता है। वहाँ के लोग भी अपनी आज़ादी की बात करते हैं, वहाँ के लोगों में भी ग्रीस को लेके एक नेशनल फीलिंग आती है। और 1821 में 1821 में जो ग्रीस है वहाँ पे भी इंडिपेंडेंस की लड़ाई शुरू हो जाती है। यानी वो कहते हैं कि जो ओटोमन एम्पायर जिसने सदियों से उसमें शासन कर रखा है, उस शासन को हटाना चाहते हैं। और ग्रीक भी क्या चाहता है कि अपने आप को एक इंडिपेंडेंट नेशन बनाना चाहता है। तो देखो 1821 में जो ग्रीस है वहाँ पे स्वतंत्रता की लड़ाई शुरू हो जाती है, किसके अगेंस्ट, ओटोमन एम्पायर के अगेंस्ट 1821 में, 1821 में। और लगभग 9-10 साल तक ये लड़ाई चलती है। और 1830 में जो ग्रीस है वो एक इंडिपेंडेंट देश बन जाता है। यानी कि जो देश था ना ये पहले किसके अधीन था, किसके अंडर था, ओटोमन एम्पायर के अंडर। लेकिन अब ग्रीस एक क्या बन गया, एक नया देश बन गया है ना। तो एक प्रकार से, और देखो ये जो पूरा जो नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट है ना ये पूरे यूरोप में फैलता है धीरे धीरे। और देखो इसमें सबसे ख़ास बात है कि जो ग्रीस है ना एक प्रकार से यहाँ पे जो मैक्सिमम पॉपुलेशन और यहाँ के जो रूलर थे पहले वो क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते थे।
यानी ईसाई धर्म को फॉलो करते थे। जबकि जो तुर्की था ना, वो ओटोमन एम्पायर, वो मुस्लिम रूलर का था। तो इस कारण से जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज़ थी ग्रीस के, ये सभी ईसाई थे, क्रिश्चियनिटी को फॉलो करने वाले रूलर थे। तो इन्होंने ग्रीस जो है ना उसको सपोर्ट किया और ग्रीस को आज़ाद करवाया। तो जो वेस्टर्न कंट्रीज़ का भी इसमें काफ़ी बड़ा रोल रहा, ठीक। और इसके अलावा जब 1832 में ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल या फिर कुस्तुनतुनिया की जो संधि होती है, उसके द्वारा यूनान को आज़ाद घोषित कर दिया जाता है और यूनान एक नया देश बन जाता है। तो देखो 1830 में तो फ्रांस के अंदर क्रांति होती है, तो वहाँ से बुर्बोन डायनेस्टी को उठा दिया जाता है। 1832 में जो यूनान है, या फिर जिसे ग्रीस कहा जाता है, हिंदी में इसको यूनान कहा जाता है, इंग्लिश में ग्रीस कहा जाता है, तो ये भी आज़ाद हो जाता है। तो इस प्रकार से ये पहला असर है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है द रोमांटिक इमेजिनाइजेशन एंड नेशनल फीलिंग, यानी रूमानी कल्पना या राष्ट्रीय भावना। अब देखो, अक्सर हम सोचते हैं कि जो नेशनलिज्म है वो केवल वॉर और जो टेरिटोरियल बाउंड्री है ना उसको एक्सपेंड करने से होता है, यानी कि एक प्रकार से जो राष्ट्रवाद की जो फीलिंग है ना वो सिर्फ युद्ध और जो क्षेत्रीय विस्तार है ना उसी से होती है। लेकिन ऐसा नहीं है। राष्ट्रवाद की जो फीलिंग होती है ना, जो राष्ट्र का जो निर्माण होता है, उसमें कल्चर का बहुत बड़ा रोल होता है। जो संस्कृति होती है ना किसी भी देश की, उसका बहुत अहम योगदान होता है। उसमें उसकी आर्ट का योगदान होता है, वहाँ पे जो पेंटर किस प्रकार से उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वहाँ पे जो काव्य है यानी जो पोइट्री है उनका योगदान होता है, वहाँ पे जो स्टोरीज होती है, जो कहानियाँ लिखी जाती है उसका योगदान होता है, वहाँ पे म्यूजिक का योगदान होता है। जैसे हम इंडिया जब आज़ाद होने वाला था तो इंडिया में ये गाना जो इकबाल के द्वारा लिखा हुआ गाना था, अल्लामा इकबाल के द्वारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदोस्तां हमारा। तो पता है ये फीलिंग है, एक संगीतकार, एक गीतकार, एक आर्टिस्ट, एक चित्रकार, एक पत्रकार, देश की जो फीलिंग होती है, नेशनल जो फीलिंग होती है उसको रिप्रेजेंट करता है अपनी कला से, अपनी आर्ट से। तो जो राष्ट्रवाद है ना वो केवल वॉर से ही नहीं प्राप्त किया जा सकता, इसके कई सारे डिफरेंट रूप होते हैं। जैसे जो जर्मन फिलोसोफर थे, तीनों ने अपने देश का जो जर्मनी का जो राष्ट्रवाद है ना तो उसके लिए दो शब्दों का बड़ा अच्छे से यूज़ किया। एक तो था दास ऑक फोक सॉरी एक्चुअली क्या है, जर्मनी में जो वी होता है ना, वी को एफ पढ़ा जाता है, एफ, तो ये वी ना पढ़ें, इसको एफ पढ़ना है हमें सबको, है ना। तो दास फोक, दास ओक जीस्ट। तो देखो जो दास फोक है इसका मतलब होता है आम लोग, वहाँ के रहने वाले लोग, और जो फोक जीस्ट है इसका मतलब होता है नेशन, कंट्री। तो इसका काफ़ी यूज किया जर्मन ने। इसके अलावा जो पोलिश लैंग्वेज थी वहाँ की, पोलैंड की जो लैंग्वेज थी पोलिश, तो इसका भी बड़ा असर था वहाँ पे, जो पोलैंड था ना वहाँ पे। तो एक प्रकार से जो पोलैंड था ना तो उनकी यूनिटी को रिप्रेजेंट करती थी ये लैंग्वेज, क्योंकि जो पोलैंड था ना उसको बांट रखा था रूस ने, परसा ने और ऑस्ट्रिया ने, तीनों ने। लेकिन इसमें जो लैंग्वेज बोली जाती थी ना वो पोलिश बोली जाती थी, तो इसका पूरा असर पूरे रीजन में होता था। और देखो जो म्यूजिक पोइट्री के आधार पर इनमें एक यूनिटी थी, जो पोलिश लैंग्वेज के कारण यूनिटी थी। देखो क्या है, इसमें हमें सिर्फ इतना समझना है कि जो रोमांटिक इमेजिनाइजेशन एंड नेशनल फीलिंग है ना, ये आर्ट के जरिए भी रिप्रेजेंट की जाती है। जब मैंने इससे संबंधित हमारे आर्ट डिपार्टमेंट के जो टीचर हैं मिस्टर गिरीश चौरसिया, उनसे चर्चा की तो उन्होंने ये बताया कि अक्सर क्या होता है कि जब कोई दूसरा देश हमारे देश को गुलाम बनाता है तो हमारे देश की जो आर्ट होती है ना वो भी गुलाम हो जाती है। जिस प्रकार से ब्रिटिशर ने भारत को गुलाम बनाया था तो हमारी जो आर्ट थी ना, हमारी जो पेंटिंग थी, जो चित्रकला थी, वो भी गुलाम हो गई थी, वो बिल्कुल उन्हीं की तरह हो गई थी जैसा अंग्रेज़ चाहते थे, उसी तरीके से हमारी पेंटिंग हो गई थी, हमारा म्यूजिक हो गया था। तो उन्होंने बताया कि जब नेशनल फीलिंग आती है तो जो आर्ट में, म्यूजिक में, पोइट्री में, सब में वापस जो देशी होता है, जो वर्नाकुलर जो सिस्टम होता है वो वापस दोबारा आता है। तो इस प्रकार से हमने द रोमांटिक इमेजिनाइजेशन एंड नेशनल फीलिंग को भी कंप्लीट किया। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। तो देखो भूख, कठिनाई और जन विद्रोह। तो एक प्रकार से देखा जाए तो जब 1830 का दौर आता है यूरोप के अंदर, 1830 का, तो पूरे यूरोप में ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप थी, यानी कि आर्थिक उत्पादन ठप थे,
यानी कि इकोनॉमिक जो प्रोडक्शन था ना वो पूरी तरीके से ठप था, चारों तरफ आर्थिक समस्या थी। इसके अलावा 1830 से लेके 1850 का जो दौर था, 1820 टू 1850 का जो दौर था, जो यूरोप के ज़्यादातर देश थे ना, यहाँ पे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन शुरू होना हो गया था। तो इससे क्या हुआ, यहाँ पे पॉपुलेशन भी बढ़ी। अब पॉपुलेशन बढ़ी तो बेरोज़गारी बढ़ गई, क्योंकि लोगों के पास रोज़गार नहीं थे। कई सारे जो लोग थे उनके पास रोज़गार नहीं थे, एम्प्लॉयमेंट नहीं था। तो लोग क्या थे कि गाँवों से माइग्रेट होकर सिटीज़ में आ रहे थे। माइग्रेशन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना, क्यों? रोज़गार की तलाश में। तो इससे क्या हुआ, जो शहर थे वो ओवरक्राउड स्लम हो गए। स्लम मतलब कच्ची बस्तियाँ बन गई। इसके अलावा जो एरिस्टोक्रेटिक लोग थे, जो शुरू से पावरफुल थे, तो अपनी सत्ता का पूरा प्रयोग कर रहे थे। लेकिन एक प्रकार से जो किसान थे उनको बड़ा नुकसान हो रहा था, उनसे एक्स्ट्रा टैक्स लिए जा रहे थे, है ना। इसके अलावा जो फूड की कीमत थी वो काफ़ी ज़्यादा हो गई। इसके अलावा जो खेती किसानी थी वो भी उसमें भी सही तरीके से उत्पादन नहीं हो रहा था। तो एक प्रकार से यूरोप में कई सारी समस्याएं उत्पन्न हो गई। तो जो जनता है ना, जनता इससे आक्रोशित हुई। और जो जनता है ना, सबसे पहले इसका असर दिखता है फ्रांस में। फ्रांस में 1848 में जो जनता है ना, फूड शॉर्टेज के कारण और दूसरी समस्याओं के कारण, अनएम्प्लॉयमेंट के कारण, जो फ्रांस का जो लोग है ना वो सड़कों में उतर आते हैं और पूरी तरीके से सत्ता में परिवर्तन चाहते हैं, और चाहते हैं कि वहाँ पे डेमोक्रेटिक यूनिट बने, राइट टू वोट मिले, और उन लोगों को भी राइट टू वोट मिले जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है, लोगों को काम की गारंटी मिले। तो इन सब डिमांड के लिए जो फ्रांस के लोग हैं ना वो सड़कों में उतर जाते हैं। कब? 1848 में। और जब 1848 में ये उतरते हैं सड़कों में तो इसको फ्रांस का सेकेंड रिवोल्यूशन कहा जाता है। तो इसके कारण जैसे हमने इसमें देखी कि क्या कारण थे, इकोनॉमिक हार्डशिप थी, पॉपुलेशन बढ़ गई थी, जॉबलेस की कंडीशन थी, और जो स्लम्स थे और क्राउड थे, और जबकि एरिस्टोक्रेटिक जो लोग थे, जो पैसे वाला ग्रुप था वो मज़े ले रहा था, और इधर पीजेंट परेशान थे। जो फूड की प्राइसेस है वो काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। तो इस प्रकार से फ्रांस में सेकेंड रिवोल्यूशन होता है। और इससे क्या होता है, जो लुई फिलिप्स 1830 में जो लुई फिलिप्स बुर्बो डायनेस्टी की बजाय एक शासक बनता है 1830 में, तो उसको वहाँ से भागना पड़ता है और अब वापस फ्रांस के अंदर क्या आ जाता है, एक प्रकार से रिपब्लिक। तो जो नेशनल असेंबली है फ्रांस की वो क्या बन जाती है, वापस रिपब्लिक बन जाती है। इसके अलावा वहाँ पे सफ्रेज दिया जाता है। सफ्रेज का मतलब होता है वोट, यानी 21 से ज़्यादा का कोई भी जो पुरुष है, ओनली मैन नॉट वुमेन। फ्रांस में महिलाओं को वोटिंग राइट मिला है 1946 में, भारत की आज़ादी से सिर्फ एक साल पहले, है ना। 1946 में फ्रांस की महिलाओं को वोटिंग राइट मिला है, इससे पहले वोटिंग राइट नहीं मिला है, ठीक। इसके अलावा काम की गारंटी दी जाती है लोगों को फ्रांस में, और नेशनल वर्कशॉप प्रोवाइड की जाती है सबको। तो इस प्रकार से फ्रांस में फिर से एक नया रिवोल्यूशन होता है। अब देखो, ये जो फ्रांस में रिवोल्यूशन होता है इसका असर दूसरे देशों में भी जाएगा। इसका असर जर्मनी में पड़ता है, इसका असर इटली में पड़ता है, इसका असर जो दूसरे देश है ना वहाँ पे भी पड़ता है। तो जब भी फ्रांस में कोई चीज़ होती है ना तो उसका असर पूरे यूरोप में पड़ता है ना। तो ये जो रिवोल्यूशन है ना, तो ये वापस शुरुआत हो गई दोबारा से, नेशनलिज्म की फीलिंग को और स्ट्रॉन्ग कर दिया इस रिवोल्यूशन ने, ठीक। तो इस प्रकार से हमने फ्रांस का सेकेंड रिवोल्यूशन स्टडी किया। अब देखो, जो रिवोल्यूशन फ्रांस के अंदर होता है ना, जिस प्रकार से फ्रांस के अंदर रिवोल्यूशन चलता है ना, तो उसी के पैरेलल यूरोप की जो दूसरी कंट्रीज़ हैं, यूरोपियन जो अदर कंट्रीज है ना, वहाँ पे भी पैरेलल रिवोल्यूशन चलता है, वहाँ पे भी डिमांड बढ़ जाती है। जैसे जर्मनी हुआ, इटली हुआ, पोलैंड हुआ, ऑस्ट्रेलियन जो हंगरी एम्पायर है, इनमें भी क्या करते हैं, जो महिलाएं और जो पुरुष होते हैं अपने लिए डिमांड करते हैं और बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की, यानी संविधान की बात करते हैं, और बात करते हैं नेशनल यूनिफिकेशन की बात करते हैं, यानी कि अभी एक उनका एक कंट्री हो। अब देखो, नेशनल यूनिफिकेशन की इसलिए बात करते हैं कि मिडिल जो क्लास है ना, उनको बिजनेस करने की आज़ादी नहीं है, कई सारे लोगों को प्रॉपर्टी का अधिकार नहीं है। तो इससे नेशनल यूनिफिकेशन जब होगा तो इसका पूरा असर उनको, उसका बेनिफिट उनको ही मिलेगा। अब देखो, इसके अलावा जो 1848 में फरवरी में 1848 में जो फ्रांस की जो क्रांति है, वो यूरोप के जो बाकी पार्ट है, अदर पार्ट ऑफ यूरोप,
वहाँ पे देखो किन किन प्रकार के जो रिफॉर्म लेके आती है। तो जो मोनार्क है, सबसे पहला अटैक तो फ्रांस की क्रांति जो सेकंड रिवोल्यूशन है उसका असर मोनार्क में पड़ता है। तो बात करते हैं कि मोनार्क को हटाया जाए। इसके अलावा रिपब्लिक बेस्ड यूनिवर्सल मेल सप्रेज, देखो मेल ही सप्रेज की बात है, यानी वोट सिर्फ पुरुषों को ही दिया जाएगा, महिलाओं को वोटिंग राइट नहीं दिया जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड बढ़ना शुरू हो जाती है। फ्रीडम ऑफ प्रेस, देखो मैटरनिक और वियना कांग्रेस के बाद जो प्रेस थी ना उसको बिल्कुल बैन कर दिया गया था, जैसे कि हमने इस चित्र में देखा था, इस वाले चित्र में। तो जो लोगों को बोलने की आज़ादी, बिल्कुल सेंसरशिप थी उसमें, पूरी तरीके से उसको ब्लॉक कर रखा था लोग ने, क्या बोलने की आज़ादी को, तो उसको वापस रीओपन किया गया, है ना। उसकी डिमांड ज़्यादा हुई। और फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, यानी अब संगठन बनाने का, कोई भी यूनियन बनाने का लोगों को अधिकार प्राप्त हो, इसकी मांग पूरे यूरोप में फैलना शुरू हो गई। अब देखो इसका जिस प्रकार से फ्रेंच में रिवॉल्यूशन होता है, तो सबसे पहले जो जर्मनी है ना, जर्मनी में भी इस चीज़ की डिमांड शुरू हो जाती है। तो जर्मनी भी बोलता है कि हमारा भी एक यूनिफिकेशन होना चाहिए। तो क्या होता है कि जो जर्मनी में सबसे बड़ा जो देश है, जो जर्मनी उस समय में टोटल 39 स्टेट में डिवाइड था। जर्मनी कोई देश ही नहीं था 1848 से पहले, 1848 से पहले जर्मनी कोई देश नहीं था, बल्कि वहाँ पे 39 छोटे छोटे ऑटोक्रेटिक स्टेट थे, मोनार्क थे उनमें। और जैसे भारत आज़ाद हुआ था तो 650 से ज़्यादा प्रिंसली स्टेट थे, 650 से ज़्यादा प्रिंसली स्टेट यानी रियासतें थी। उसी प्रकार से जर्मनी में भी 39 स्टेट थे 1848 से पहले। तो जर्मनी में भी जो पर्शिया सबसे बड़ा एक प्रकार से स्टेट था, प्रिंसली स्टेट। तो उसकी लीडरशिप में फ्रैंकफर्ट में पहली बार पार्लियामेंट को बुलाया गया, यानी ये डिमांड रखी गई कि जो जर्मनी है ना वो भी एक देश हो, यानी एक प्रकार से रिपब्लिक हो। तो देखो फ्रैंकफर्ट की जो पार्लियामेंट होती है ना, ये होती है 18 मई 1848 को। इसकी जो जगह है वो है सेंट पॉल जो चर्च है। फ्रैंकफर्ट जो सिटी थी वहाँ पे सेंट पॉल चर्च था, तो उसमें इसको बुलाया जाता है। अब देखो इसमें कई सारे लोग आते हैं, जैसे मान लो इसमें जो आते हैं ना 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, जो कि मिडिल क्लास और बिजनेसमैन फैमिलीज से थे। और वो डिमांड रखते हैं कि प्रेसिडेंट वो डिमांड रखते हैं कि हमारे जो जर्मनी है ना उसमें भी रिफॉर्म होने चाहिए, है ना। जैसे कि प्रेसिडेंट राजा बनना था, लेकिन उसे अंडर कॉन्स्टिट्यूशन रहना होगा। यानी कि देखो हम भी एक इस प्रकार की पार्लियामेंट बनाते हैं जर्मनी के अंदर, जिसमें प्रेसिडेंट, उसका जो मेन रूलर है ना वो तो राजा ही रहेगा, लेकिन उसको काम करना होगा अंडर कॉन्स्टिट्यूशन। जिस प्रकार से फ्रांस में हुआ ना 1848 में, भाई राजा को हटा के वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल इस्टेब्लिश कर दिया गया और राजा को कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर काम करना था। तो उसी प्रकार से जो जर्मनी की जो फ्रैंकफर्ट में पार्लियामेंट हुई ना, वहाँ पे भी ये डिमांड रखी गई कि जो पर्शिया का राजा है वो तो बना रहेगा प्रेसिडेंट, लेकिन उसको किसके अंडर काम करना होगा, कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर। लेकिन उस समय में जो फ्रेडरिक विलियम है ये पावरफुल था और इसने मना कर दिया, और ये जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट थी इसको डिसबैंड कर दिया गया, यानी कि देखो इसको समाप्त तो कर दिया गया। लेकिन जर्मनी में पहली बार इस चीज़ की इस पार्लियामेंट से चर्चा हुई कि जर्मनी एक देश बने, उसमें एक कॉन्स्टिट्यूशन हो, उसका जो राजा हो, जो रूलर हो, वो किसके अंडर काम करे, अंडर कॉन्स्टिट्यूशन काम करे। और ऑलरेडी जो हिटलर था उसने 39 स्टेट में पहले ही यूनिफिकेशन जर्मनी का कर दिया था। किस आधार पे, इकोनॉमिक बेसिस पे। तो उस चीज़ को भी जर्मनी के लोग जानते थे। इसके अलावा देखो इसमें से कुछ चीज़ें आपको नोटिस करनी है कि जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट सेंट पॉल चर्च में हुई थी, तो इसमें ये जो पेंटिंग है ना, ये जर्मेनिया की पेंटिंग है। जो जर्मेनिया है ना वो नेशनल, जो जर्मनी नेशन है उसको रिप्रेजेंट करती है। जिस प्रकार से भारत माता है जिसको अवनींद्रनाथ टैगोर ने बनाया था उस पेंटिंग को, उसी प्रकार जो जर्मेनिया है ना वो भी जर्मनी को रिप्रेजेंट करने वाली पेंटिंग है। इसके अलावा आपको एक और चीज़ नोटिस करनी है कि जो महिलाएं हैं ना वो गैलरी में ऊपर की तरफ, यानी एक प्रकार से जर्मनी में भी जो महिलाएं हैं ना, जब फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट हुई थी तो उनको पूरी तरीके से पार्टिसिपेशन
नहीं मिला था। तो इस प्रकार से हमने फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट को स्टडी किया। इसके बाद देखो, जब नेशनलिज्म चल रहा था, नेशनलिज्म की फीलिंग चल रही थी 1815 से लेके 1848 तक या 1848 के बाद के समय में, तो इस दौरान महिलाओं का क्या योगदान था, यानी रोल ऑफ वुमेन इन नेशनलिस्ट मूवमेंट इन यूरोप। तो देखो, एक प्रकार से देखा जाए तो जो महिलाएं थी उनमें लगातार इस चीज़ की बात चल रही थी कि उन्हें भी सफ्रेज मिले। सफ्रेज मतलब वोटिंग राइट मिले। उन्होंने अपने खुद के पॉलिटिकल एसोसिएशन बना रखे थे, संगठन बना रखे थे, और उससे वो डिमांड करती थी। इसके अलावा जो महिलाएं थी वो पॉलिटिकल मीटिंग्स करती थी, राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेती थी, है ना, और अपने जो राइट्स थे उनकी बात करती थी। हालांकि देखो, फ्रैंकफर्ट जो पार्लियामेंट थी उसमें महिलाओं ने अटेंड तो किया, लेकिन उन्हें वोट देने का कोई भी राइट नहीं था उसके अंदर, लेकिन एटलीस्ट वो अटेंड तो कर रही थी ना, ठीक। इसके अलावा जो लिबरल मूवमेंट चल रहा था फ्रांस के अंदर और पूरे यूरोप के अंदर, तो उसमें भी काफ़ी बड़ा रोल था। जिस प्रकार से फ्रेंच रिवॉल्यूशन में महिलाओं का योगदान था ना, हमने क्लास 9th में स्टडी किया था, उसी प्रकार से इस मूवमेंट में भी महिलाओं का पूरा योगदान था। इसके अलावा महिलाओं की खुद की ओवन पॉलिटिकल एसोसिएशन और पॉलिटिकल पार्टीज़ थी। साथ ही साथ में महिलाओं ने, जो वहाँ की लेडीज़ थी, उन्होंने अपने न्यूज़पेपर खोल रखे थे। उस न्यूज़पेपर से वो सरकार की आलोचना करती थी, मतलब उसको क्रिटिसाइज़ करती थी, सरकार की पॉलिसीज़ को लोगों के बीच में लाती थी। हालांकि देखो, फ्रांस में तो महिलाओं को वोटिंग राइट 1946 में मिला, भारत की आज़ादी से 1 साल पहले, और यूरोप के जो दूसरे देश हैं ना, उनमें भी जो महिलाओं को वोटिंग राइट काफ़ी बाद में मिला, लेकिन फिर भी जो महिलाएं थी उनका काफ़ी बड़ा योगदान था। किसके अंदर? फ्रांस की क्रांति के अंदर। अब देखो, एक प्रकार से देखो, हमने ये जो चैप्टर देखा, अच्छा, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में, हालांकि देखो क्या हुआ, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट को दबा तो दिया गया उस समय पे, लेकिन जो क्रांतिकारी विचार था, यानी जो ओल्ड ऑर्डर था, पुराना जो सिस्टम चला आ रहा था, तो उसको अब लागू करना इतना आसान नहीं रहा था, ठीक। तो इस प्रकार से ये जो वीडियो है, इसमें हमने जो टॉपिक, अगला जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, यूनिफिकेशन ऑफ इटली को स्टडी करेंगे। तो इस वीडियो में हमने जो स्टडी किया है उसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले हमने द एज ऑफ रिवॉल्यूशंस को स्टडी किया, 1830 से लेके किस प्रकार से फ्रांस के अंदर और यूरोप के अंदर जो लिबरल नेशनलिस्ट थे वो डेमोक्रेसी की बात कर रहे थे। उसके बाद हमने ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को देखा कि किस प्रकार से ओटोमन एम्पायर के अंडर था 15th सेंचुरी से ग्रीस, ये है ना, और ये आज़ाद हो जाता है। इसकी लड़ाई शुरू होती है 1821 में और समाप्त होती है 1832 में, और ये एक आज़ाद देश बन जाता है ग्रीस, है ना। इसके बाद हमने देखा कि जो रोमांटिक इमेजिनाइजेशन है, नेशनल जो फीलिंग है, उसको जाना कि एक प्रकार से जो कला का भी बहुत बड़ा योगदान होता है, म्यूजिक का बहुत बड़ा रोल होता है, पेंटिंग का बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी देश की जो नेशनल फीलिंग है ना उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। इसके बाद हमने हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर जो रिवोल्ट तो उसको जाना। तो देखो, जो यूरोप में सिचुएशन क्या थी, 19th जो सेंचुरी थी उसमें पॉपुलेशन बढ़ चुकी थी, किसी के पास रोज़गार नहीं थे, बेरोज़गारी थी, जो शहर थे वो स्लम्स में बदल चुके थे, और जो एरिस्टोक्रेटिक जो लोग थे वो तो मज़े ले रहे थे, जबकि जो फार्मर थे वो परेशान हो रहे थे। इस प्रकार से वहाँ पे फ्रांस की क्रांति शुरू हो गई। तो 1848 में फ्रांस में फिर से क्रांति होती है, लोग सड़कों में उतर आते हैं, और जो लुइस फिलिप्स है वो फ्रांस को छोड़ के भाग जाता है, और जो फ्रांस में वापस जो नेशनल असेंबली है ना वो क्या बन जाती है, रिपब्लिक बन जाती है। 21 साल से ज़्यादा उम्र के जो मेल्स हैं, यानी जो पुरुष हैं, उनको वोटिंग राइट दे दिया जाता है, लोगों को राइट टू वर्क दिया जाता है ना। इसके बाद हमने ये जाना कि जिस प्रकार से फ्रांस में जैसे कोई रिवॉल्यूशन होता है तो उसका असर पूरे यूरोप में भी होता है, तो उसी की तर्ज में जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी, इन देशों में भी जो लोग हैं ना वो रिवोल्ट करना शुरू कर देते हैं और नेशनल यूनिफिकेशन की, लिबर्टी की और रिपब्लिक नेशन की डिमांड शुरू कर देते हैं। हमने फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट को जाना कि किस प्रकार से जर्मनी में यूनिफिकेशन की बात के लिए फ्रैंकफर्ट में पार्लियामेंट होती है। इसके अलावा हमने लास्ट में जाना रोल ऑफ वुमेन इन नेशनलिस्ट मूवमेंट इन यूरोप, तो एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था महिलाओं ने। ये वीडियो हमारा यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, यूनिफिकेशन ऑफ इटली को स्टडी करेंगे, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे डाला हुआ है। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।